जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्यू द करेज। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड। और क्वाड की कंट्रीज़ आज के टाइम पे हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो में हम क्वाड का ओरिजिन, क्वाड के वर्किंग प्रिंसिपल, क्वाड के ऑब्जेक्टिव्स और किस तरीके से वो हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब डिस्कस करने वाले हैं। क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल और ये 4 देशों का एक संगठन है जिन 4 देशों के बारे में हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगी कि क्वाड के बनने का कारण क्या था। अगर आप जानते हो तो अगर हम कोल्ड वॉर एरा से पहले के बारे में जाने तो कोल्ड वॉर एरा से पहले तक पूरे के पूरे वर्ल्ड के सभी नेशंस का जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था वो था अटलांटिक ओशियन। और अटलांटिक ओशियन ही क्यों था? क्योंकि वहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ के कारण मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, जिसके कारण सारी कंट्रीज़ का मेन फोकस वहीं पर ही था। बट जैसे ही ये कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, एंड हुआ और यूएसएसआर का ब्रेकेज हुआ, तो उसके बाद ये सिचुएशन बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो गई। सभी कंट्रीज़ का जो मेन अट्रैक्शन है वो इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूएसएसआर के ब्रेकेज के कारण यूरोपियन कंट्रीज़ को जो है मेजर डिक्लाइन फेस करना पड़ा अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स में, और वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन होते होते बिल्कुल एक एंड पर आ गया। तो सभी कंट्रीज़ का जो मेन फोकस है वो जियो पॉलिटिकल एरिया पे शिफ्ट हो गया, जहाँ पर मेजर इकोनॉमी एक बहुत ही न्यू पावर की तरह सभी के सामने आ रही थी, अराइज हो रही थी। तो इस रीजन के बारे में अब हम इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे कि क्वाड इसी रीजन का एक पार्ट है, इसी रीजन के कारण बना है। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, इन बढ़ती हुई डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डोमेन्स के कारण जो है इसके बीच में एक नया कंपटीशन शुरू हो गया। तो इसमें एक नेचुरल कंपटीशन स्टार्ट हो गया बिटवीन चाइना एंड यूएसए। चाइना और यूएसए के बीच में ये जो कंपटीशन स्टार्ट हुआ था इसे काफ़ी लोग नया कोल्ड वॉर भी कहते हैं बिटवीन चाइना एंड यूएस। बट ऐसा कुछ स्पेसिफिकली जो है पॉपुलराइज नहीं हुआ। तो इसी रीजन के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। इसी रीजन के अंदर हमारी ये क्वाड कंट्रीज लाई करती है। अब क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया क्वाड्रिलेटरल इसका नाम कैसे पड़ा। क्वाड्रिलेटरल यानी कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, जब इनको हम मैप के ऊपर ज्वाइन करते हैं तो ये 4 साइड वाला एक डायग्राम बनाते हैं, जो कि मैथमेटिकल टर्म में अगर हम देखें तो मैथमेटिकल टर्म में ये क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। इसीलिए इन सारी कंट्रीज़ का नाम क्वाड कंट्रीज़ पड़ा। तो इस एरिया में जब ये क्वाड्रिलेटरल बन चुका है तो इन्हीं कंट्रीज़ के समझौते के कारण ये क्वाड का फॉर्मेशन हुआ। अब क्वाड के फॉर्मेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई इंडियन ओशन में जो सुनामी आई है उसके कारण काफ़ी सारी कंट्रीज़ को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई है। तो जिसके कारण इन चारों कंट्रियों ने जो मेजर पावर्स बनकर सामने आ रही थी, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई ताकि ये प्रोवाइड कर सके ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू डिज़ास्टर रिलीफ। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इन सारी कंट्रीज़ ने जो है आपस में कोलैबोरेशन क्रिएट करी। ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम था जब इन कंट्रीज़ ने जो है नेवल कोलैबोरेशन साथ मिलकर निभाई ताकि वो बाकी कंट्रीज़ को भी एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ प्रोवाइड कर सके। इंडियन ओशियन के ऊपर हेजेमनी उस समय इंडिया की थी, और इसीलिए इंडिया इस पार्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इस क्वाड का। ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशियन और इंडो पैसिफिक ओशियन के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ऐसे ही जापान पैसिफिक ओशियन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, और यूएसए अपनी मिलिट्री पावर के कारण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो इसीलिए ये चारों कंट्रीज़ ने एक अपनी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस को शो करके इस क्वाड का फॉर्मेशन करा, और ये उस समय नेसेसरी था। अब देखो 2004 में मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या करा, इंडियन ओशन में आई हुई सुनामी के कारण जो है जितने भी कंट्रीज़ के साथ प्रॉब्लम्स हुई थी उनको टैकल करा। ये ग्रुप उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के बाद डिस्बैंड हो गया 2004 से 2005 के इस ऑपरेशन के बाद। उसके बाद क्या हुआ, 2006 के अंदर जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उन्होंने दोबारा इनको याद दिलाने की कोशिश करी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए को, कि हमने क्वाड संगठन बनाया था और उसको भुलाया ना जा सके। ऐसा क्यों था? क्योंकि शिंजो आबे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो चाइना के इस जो थ्रेट क्रिएट कर रहा था चाइना इस पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में, उसके कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे, और वो चाहते थे कि हम कंट्रीज़ जो है दोबारा एक ऐसा ही
क्वाड को रिवाइव करे और उसका मेन ऑब्जेक्टिव हो कि वो चाइना के बढ़ते हुए थ्रेट को काउंटर करे। इसीलिए 2006 में उन्होंने दोबारा प्रपोज करा कि हम लाइक माइंडेड कंट्रीज़ को साथ में मिलकर दोबारा क्वाड को रिवाइव करना चाहिए, एशिया पैसिफिक रीजन में इस म्यूचुअल इंटरेस्ट को शो करना चाहिए। तो इसी के बेस्ड पर क्वाड की एक अनऑफिशियल मीटिंग भी अरेंज हुई 2007 के मई में। ये अब देखते हैं कि जो इंडिया का जो है पहले से ही एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी यूएस के साथ, दैट इज़ मालाबार एक्सरसाइज, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, इंडिया और यूएसए के बीच में ही होती है। इस क्वाड को दोबारा रिवाइव करने के लिए इसके अंदर जापान और ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे देश भी शामिल हुए और इसे मल्टीलैटरल एक्सरसाइज की तरह बनाया। इंडिया ने इसे अपलिफ्ट कर दिया टू बिकम अ मल्टीलैटरल एक्सरसाइज, जो कि चाइना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चाइना गॉट वेरी अनहैप्पी टू दिस। तो चाइना का एग्रेशन जो है वो बढ़ गया इस मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर और उसने थ्रेटन करने की कोशिश करी ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और इंडिया जैसे देशों को। अब ऑस्ट्रेलिया ने तो इस मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद जो है तुरंत बैकआउट कर दिया, नेक्स्ट ईयर ही उन्होंने शामिल करना बंद कर दिया। इसी तरीके से सिंगापुर ने, और लास्ट में आते आते ये अगेन मालाबार एक्सरसाइज जो है सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल एक्सरसाइज बनकर रह गई दोबारा से इंडिया और यूएसए के बीच में। इंडिया को सबसे ज़्यादा मेजर थ्रेट था क्योंकि चाइना जब उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर था। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसकी जो बाउंड्री है वो चाइना के साथ डायरेक्टली लिंक करती है, जबकि जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए की ऐसे नहीं करती। तो मेजर थ्रेट किसे फेस करना पड़ेगा? ऑब्वियसली बात है इंडिया को फेस करना पड़ेगा। 2007 में शिंजो आबे की सरकार गिरने के बाद जापान में वहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर बने जिनका नाम था यासुओ फुकीदा। तो यासुओ फुकीदा जो है कोई भी ऐसे रिलेशन क्रिएट नहीं करना चाहता चाइना के साथ जिसके कारण उनको नुकसान हो। वो फ्रेंडली रिलेशंस क्रिएट करना चाहते थे चाइना के साथ। ऐसा ही भारत में उस समय जो सरकार थी, तो उस समय की सरकार जो है वो उनकी थी, मनमोहन जी की थी, और वो जो है चाइना को एक बहुत ही अच्छी फ्रेंडली कंट्री मानते थे अपने साथ। और एक चीज़ देखी जाए उनके कारण भी जो है क्वाड डिस्बैंड होता चला गया, लेकिन ये सरकारें बदली। यहाँ पर एक और चीज़, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा हुआ था कि जो क्वाड के क्रिटिक्स थे केविन रूडा, उनकी सरकार ने भी क्या करा, क्वाड को बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करा, उसको बिल्कुल डिसबैन करने की कोशिश करी, और ऐसा हुआ भी 10 ईयर्स के लिए क्वाड जो है बिल्कुल डिसबैंड हो गया था। उसी के बीच में 2014 में इंडिया में सरकार चेंज हुई। 2012 में जापान में दोबारा शिंजो आबे की सरकार आई। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई। ऑस्ट्रेलिया में भी सरकार चेंज हुई। यूएसए में बराक ओबामा की सरकार आई। तो 2009 में जब बराक ओबामा की सरकार आई तो बराक ओबामा ने जो है इस साइड एशियनिक कंट्रीज़ की तरफ दोबारा से इंटरेस्ट दिखाना शुरू करा, उनके साथ कोऑपरेशन करने की कोशिश करी ताकि वो जो चाइना का बढ़ता हुआ थ्रेट है उनकी कंट्री से उसे टैकल कर सके। उसके बाद 2012 में जब शिंजो आबे की सरकार आई तो उन्होंने शिंजो आबे की सरकार ने तुरंत की तुरंत चाइना की घेराबंदी शुरू कर दी। चाइना की घेराबंदी शुरू करने के बाद वहाँ पर उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली थी कि चाइना उनके लिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो शिंजो आबे दोबारा चाहते थे कि क्वाड का रिवाइवल हो। ऐसे ही नरेंद्र मोदी भी अपना पार्टिसिपेशन दिखाते। 2015 में ही उन्होंने जापान को जो है मालाबार एक्सरसाइज में दोबारा इन्वाइट कर लिया और ये ट्राईलैटरल एक्सरसाइज बन गई। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो है ये जो अलायंस ठंडा पड़ा था 2017 में जापान ने जब इसे प्रपोज करा कि अब हमें इसे दोबारा क्रिएट करना ही चाहिए, तो क्वाड 2.0 दोबारा क्रिएट करा गया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इसकी वर्किंग लेवल पे मीटिंग हुई क्वाड की, जो कि कहाँ पर हुई, वो फिलीपींस के मनीला में हुई, क्योंकि जापान और यूएस का फिलीपींस एक नेशन अलाय था, तो इसलिए वहाँ पर इसकी मीटिंग हुई। उसी के दौरान 2020 में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने इस ट्राईलेटरल इंडियन यूएस जापान की जो मालाबार एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज, इसको दोबारा से ज्वाइन कर लिया और दोबारा से चाइना नाखुश रहा। चाइना ने जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी इन सारी कंट्रीज़ के साथ। क्यों, कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करी थी उनके बारे में बताते हैं हम। कि चाइना ने जो है ना, जापान का एक आइलैंड है जिसका नाम है सेनकाकू दियो आइलैंड। तो सेनकाकू दियो आइलैंड जापान कहता है कि वो हमारा है, लेकिन चाइना कहता है कि वो हमारा है। सेनकाकू आइलैंड के ऊपर जो है अभी यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था। सेनकाकू आइलैंड पे जो है चाइना ने अपनी मिलिट्री को तैनात कर दिया है।
ऊपर से चाइना काफ़ी सारे फेक आइलैंड्स भी क्रिएट करता जा रहा है साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में अपनी मिलिट्रीज़ को वहाँ पर तैनात करने के लिए। चाइना ने साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के ऊपर जो है इतना ज़्यादा अपना डोमिनेशन क्रिएट कर दिया कि उसने अपनी 9 नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ दुश्मनी मोल ले ली है और उनके ऊपर मिलिट्री थ्रेट पोज करने लग रखा है। इवन चाइना ने जो काफ़ी सारे इंटरनेशनल रूल्स को भी ब्रेक करा है। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं चाइना ने कितने इंटरनेशनल रूल्स को ब्रेक करने के कारण क्या करा है, अपनी इंटरनेशनल मैरीटाइम्स लाइंस को क्रॉस करके, इंटरनेशनल मैरीटाइम लाइंस को क्रॉस करके वो वहाँ पर इलीगल फिशिंग भी करता है, जिसे हम डार्क फिशिंग भी बोलते हैं। ठीक है, डार्क फिशिंग करता है। इस सभी को टैकल करने के लिए क्वाड कंट्रीज़ का साथ में आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। क्वाड कंट्रीज़ ने इसका ऐसे रिवाइवल करा कि इन्होंने रेगुलर एनुअल पार्टिसिपेशन शुरू कर दिया मालाबार एक्सरसाइज में, और कोई भी बैकआउट नहीं, किसी भी कंट्री ने बैकआउट नहीं करा। 2021 में मार्च में क्वाड लीडर्स ने एक वर्चुअल मीटिंग अरेंज करी और उसमें मिले भी वो। ये पूरा का पूरा रिवाइवल था क्वाड का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम था क्वाड के लिए। सितंबर में पहली इन पर्सन मीटिंग रखी गई क्वाड लीडर्स के बीच में। इन पर्सन मीटिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें सभी के सभी स्टेट्स के जो है हेड्स आपस में आकर मीटिंग करते हैं। तो स्टेट्स के हेड आकर मीटिंग करते हैं, इसे इन पर्सन मीटिंग बोलते हैं। तो ये फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग थी जिसके अंदर क्या क्या डिस्कशंस हुए वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2022 में मई में सेकेंड इन पर्सन समिट भी ऑर्गेनाइज करी गई क्वाड लीडर्स के बीच में। तो ये दोनों ही समिट्स में क्या क्या बातें हुई वो सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वाड की वर्किंग किस तरीके से होती है। मैंने आपको अभी बताया कि क्वाड जो है एक इनफॉर्मल ग्रुप है और ये एक लूज ग्रुप है। अब बेशक ये फॉर्मली ग्रुप बन चुका हो, लेकिन ये फॉर्मल अलायंस नहीं है जिस तरीके से नाटो और यूएन एक फॉर्मल अलायंस है। इसमें कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, सेक्रेटरीट नहीं है, ये सब कुछ जो है आपस में डिस्कशन के साथ कोई भी निर्णय लिया जाता है। तो इसके पास कोई अपना एक ऐसी ट्रीटी नहीं है जिसके तहत ये सारी की सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ बनी हुई हो। तो कोई एक परमानेंट ट्रीटी भी नहीं है इनकी। द अलायंस इज मेंटेन्ड थ्रू समिट्स, मीटिंग्स, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड मिलिट्री ड्रिल्स। इसके कारण ये अलायंस जो है मेंटेन्ड है अभी तक। इसके कोई रिजिड फ्रेमवर्क नहीं है, कोई भी नेशन इसे कभी भी अनलिंक कर सकता है क्वाड को। इवन ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडो पैसिफिक रीजन में। ये इंडो पैसिफिक रीजन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में लगभग 60% ऑफ ग्लोबल ट्रेड होता है। और यहाँ पर चाइना क्या करता है, इस ग्लोबल ट्रेड में बहुत ज़्यादा डिसरप्शन क्रिएट करता है, बाधाएं लाता है, जिससे हमें कोविड-19 के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। कोविड-19 के टाइम पे इन्हीं सब को टैकल करने के लिए हमारे लिए क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है क्वाड का? क्वाड डायरेक्टली ये नहीं कहता कि हम चाइना के इस बढ़ते हुए थ्रेट को काउंटर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि हम ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई गई है ताकि हम एनफोर्स कर सके रूल ऑफ लॉ को, ताकि हम एनफोर्स कर सके रूल ऑफ लॉ को, रूल ऑफ लॉ को। ये रूल ऑफ लॉ क्या है? मैंने अभी बताया कि चाइना जो है इंटरनेशनल रूल्स को ब्रेक कर रहा है, इंटरनेशनल मैरीटाइम लाइंस को क्रॉस करके इलीगल फिशिंग कर रहा है, थ्रेट क्रिएट कर रहा है मिलिट्री की हेल्प से अदर नेशन के लिए, उनके इम्पोर्टेंट आइलैंड्स के ऊपर कब्जा कर रहा है। इन सभी को टैकल करना है। जो इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेड होता है उसको रोक रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, इन सभी का ऊपर से जाना, इसके शिप्स का समुद्र में से जाना, एयरक्राफ्ट्स का ऊपर में से जाना, उन सभी को जो है क्या नाम है ख़त्म कर रहा है। वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को भी वहाँ पर ब्रेक कर रहा है। तो इतने सारे रूल ब्रेकेज के बाद ये तो ऑब्वियस ही बात है कि क्वाड का इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा सभी नेशंस के लिए, राइट। यहाँ पर जो चाइना है उसने क्या करा, काफ़ी सारे आइलैंड्स के ऊपर अपनी मिलिट्री को तैनात कर दिया है, जैसे कि पैरासेल ग्रुप ऑफ आइलैंड, क्या नाम है स्प्रेटली आइलैंड्स, नथुना आइलैंड और फिलीपींस के कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं।
ईस्ट चाइना सी में सेनकाकू दियो आइलैंड जो कि जापान का है, मैंने बताया था, इससे जापान के साथ बहुत बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट हो रखा है। आर्टिफिशियल आइलैंड्स जो चाइना बना रहा है उनसे डिस्प्यूट क्रिएट हो रखा है। चाइना ने सारे लॉज तोड़कर यहाँ पर फ्री और ओपन नेचर ऑफ इंडो पैसिफिक जोन को एक बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। तो इसीलिए ये क्वाड हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है। अब ये जो क्वाड है ये क्या इंश्योर करता है हम सभी को कि ये जो है सभी के सभी रूल्स को अबाइड करेगा सभी कंट्रीज़ के लिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है क्वाड का, कि वो सारे रूल्स को जो है एनफोर्स करे, रूल बेस्ड ऑर्डर को एनफोर्स करे, चाइना के एग्रेशन को कंट्रोल करे, मैरीटाइम क्लेम्स जो चाइना करता है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी पे उसको टैकल करे। तो इन सभी चीज़ के लिए क्वाड बना है। अब हम ये देख लेते हैं वो जो हमारी फर्स्ट इन पर्सन समिट थी और सेकंड इन पर्सन समिट थी उनमें क्या क्या करा गया। तो फर्स्ट इन पर्सन समिट हमारे लिए क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस समिट को स्पिरिट ऑफ द क्वाड भी बोला जाता है। 2021 और 2022 में ये समिट हुई थी। 2021 में ये जो समिट हुई थी इसमें यूएसए और जापान चाहते थे कि क्वाड जो है एक नेटो की तरह मिलिट्री अलायंस बन जाए, बट ड्यू टू इंडिया का एक प्रिंसिपल है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का प्रिंसिपल है, और हमारी जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है हमारी एक, उसी के कारण हम किसी भी मिलिट्री अलायंस को नहीं ज्वाइन करते। हम हमेशा एक मिडल पाथ वाली थ्योरी को फॉलो करते हैं, और इंडिया हमेशा क्वाड को पुश बैक कर लेता है कि वो नाटो जैसे एक मिलिट्री अलायंस ना बने, जबकि क्वाड के जो एजेंडे हैं उनको डाइवर्सिफाई भी करता है इंडिया। और इसी के कारण क्वाड की जो स्टेटमेंट रेडी करी गई इन फर्स्ट पर्सन समिट में, तो वो भी हमें उसमें झलकता हुआ नज़र आता है कि ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं होकर इसके डाइवर्सिफाई ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे कि ये प्राइमरी फोकस करेगा मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, कि इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए, मैरीटाइम सिक्योरिटी, वहाँ पर जो 60% ग्लोबल ट्रेड होता है तो वो सिक्योर हो एकदम। ये काफ़ी सारे ग्रुप्स को सेटअप करता है, जैसे कि क्वाड वैक्सीन एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये है क्वाड वैक्सीन एक्सपर्ट ग्रुप। ये ग्रुप क्या करता है, ये कॉम्बैक्ट करता है कोविड-19 पैंडेमिक को। ये उन कंट्रीज़ को वैक्सीन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है जिनको नीड है, एक दूसरे के साथ वैक्सीन्स में कोलैबोरेट करती है ये चारों कंट्रियाँ। क्वाड ने इवन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप भी क्रिएट करा है। क्वाड क्रिटिकल एमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप क्रिएट करा है, जो कि साइबर सिक्योरिटी, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी के ऊपर फोकस करता है। क्वाड जो है क्लाइमेट वर्किंग के लिए भी एक ग्रुप बनाता है। क्लाइमेट वर्किंग के लिए इस ग्रुप का काम क्या है, ये एड्रेस करता है क्लाइमेट चेंज के रिस्क को, और ये वर्ल्ड के अंदर डीकार्बोनाइजेशन को प्रमोट करता है और ग्रीन एंड क्लीन फ्यूल एनर्जी को प्रमोट करता है। ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी फ्यूल को प्रमोट करता है। अब आगे देखते हैं, इसका फोकस जो है स्पेस कोऑपरेशन भी है इन चार कंट्रीज़ के बीच में, और ये फोकस करता है ग्लोबल सप्लाई चेन्स रेजिलियंस, यानी कि ग्लोबली जो सप्लाई चेन है उसके अंदर कोई डिसरप्शन ना क्रिएट हो। जैसे इंडो पैसिफिक कि जो सप्लाई चेन है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करी जाती है चाइना के द्वारा, और इसीलिए हमें कोविड-19 के दौरान पर मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डिसरप्शन फेस करनी पड़ी थी, जो कि आगे ना फेस हो, इसीलिए ये उसके लिए भी काम करता है। अब हम ये देख लेते हैं कि सेकंड इन पर्सन समिट में क्या बातें करी गई थी। सेकंड इन पर्सन समिट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बीच। तो ये प्रायोरिटाइज करता है डिजिटल इकोनॉमी को। तो क्वाड ने अनाउंस करा कि इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर्विलियंस इनिशिएटिव है एक तरीके का, जो मॉनिटर करता है शिपिंग ट्रैफिक्स को इंडो पैसिफिक रीजन में। क्वाड कंट्रीज़ जो है पहले से ही देख रही है कि कैसे क्या नाम है शिप्स का मूवमेंट हो रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऐसे सिस्टम्स अवेलेबल है इंडियन ओशियन, इंडो पैसिफिक ओशियन में, जो नेविगेशन, शिप ट्रैफिकिंग को मॉनिटर करने में मदद करता है। जैसे कि इंडिया का सागर डॉक्ट्रिन, इसके तहत इंडिया ने अपनी कोस्टल लाइन के साथ साथ अपनी फ्रेंडली कंट्रीज़
फ्रेंडली आइलैंड कंट्रीज़ के साथ भी वहाँ पर नेविगेटर्स लगा दिए हैं, और जिसका सारा डाटा, इंडियन ओशियन का सारा डाटा और इंडो पैसिफिक का सारा डाटा वो एक जगह पहुँचाता है। दैट इज़ इंफॉर्मेशन फोकस सेंटर फॉर द इंडियन ओशियन रीजन। ये एक हेडक्वार्टर है कोस्टल सर्विलियंस रेडार का। यहाँ पर ये सारा डाटा जाता है जिससे शिपिंग ट्रैफिकिंग अच्छे से टैकल हो सकता है। सिमिलरली जापान और ऑस्ट्रेलिया के पास भी ऐसे ही काफ़ी सारे सिस्टम हैं जिससे वो शिपिंग ट्रैफिकिंग, इलीगल फिशिंग और डार्क फिशिंग को मॉनिटर कर सकते हैं। इसके बाद इसका सेकंड मोटिव ये है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करा जाए। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या है? इसके तहत फ्री, ओपन, फेयर, इंक्लूसिव रेजिलियंस क्रिएट करा जाएगा इंडो पैसिफिक रीजन में। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाएगी सभी ट्रेड को। इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जाएगा। सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव किया जाएगा इसके तहत। इसके अंदर 13 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करा है। इन्हीं 13 कंट्रीज़ में कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी है जो चाइना के साथ भी ऑलरेडी इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में शामिल है। चाइना के साथ जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसका नाम है RCEP। पहले इंडिया भी कभी इसका पार्ट हुआ करता था, लेकिन इंडिया ने 2019 में इसको क्विट कर दिया था। RCEP जो है कम्प्लीटली डोमिनेटेड बाय चाइना है। अब जो हमारे वाला इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, दैट इज़ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, उसका फोकस क्या है? इसका क्रिएटिंग फोकस क्या है कि ट्रेड को अच्छे से फैसिलिटेट करा जाए इंडो पैसिफिक रीजन में, डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट किया जाए, और हमारी जो सप्लाई चेन है उसको रेजिलियंस बनाया जाए, बिल्कुल बाधा मुक्त बनाया जाए जो सप्लाई चेन है। क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जाए और डीकार्बनाइजेशन किया जाए कंप्लीट वर्ल्ड में। इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटीज़ क्रिएट करी जाए इंडो पैसिफिक रीजन में। दूसरी कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी क्रिएट करें इंडो पैसिफिक में। वर्किंग स्टैंडर्ड्स ऐसे हो जो किसी भी कंट्री की हार्मनी को डिस्टर्ब ना करे। तो ये सारे इसके क्या है, मेन फोकस है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के। हमने इस पूरे के पूरे इसमें डिस्कस कर लिया कि क्वाड की वर्किंग कैसे है, क्वाड के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वाड के प्रिंसिपल, क्वाड का ओरिजिन बेसिकली क्या था, अभी जो क्वाड 2.0 क्रिएट हो गया है वो कैसे चाइना के लिए एक मेजर थ्रेट क्रिएट कर रहा है, कैसे फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड इन पर्सन मीटिंग हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जब हमने कर लिया है तो यहाँ पर हमारा क्वाड का टॉपिक कंप्लीटली ख़त्म होता है। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डू प्रिपेयर फॉर इट। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्यू द करेज। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।